8वें वेतन आयोग में अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव। 18 पे लेवल नहीं, अब होंगे सिर्फ 7 पे लेवल और बेसिक पे होगी सीधे 69,000 रुपीज। इस नए प्रस्ताव ने पूरे सिस्टम में हलचल मचा दी है। जय हिंद, स्वागत है आपका सरकारी साथी पर। और आज की ये गहरी चर्चा महज कुछ आंकड़ों के इर्द गिर्द नहीं घूमने वाली। ये असल में उस पूरे वित्तीय और सामाजिक ढांचे के बारे में है जो हर उस व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य को तय करता है जिसने अपना जीवन देश सेवा में लगा दिया है। बिल्कुल, हम सीधे उस अहम मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पूरे सैलरी स्ट्रक्चर को ही फिर से परिभाषित कर दिया है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जो NCJCM है, उनके द्वारा तैयार की गई 21 सूत्रीय मांगों ने जो सैलरी रिवीजन का ब्लूप्रिंट पेश किया है ना, वो किसी क्रांति से कम नहीं है। सही कहा आपने। ये सिर्फ चंद रुपए बढ़ाने की बात नहीं है, ये एक पूरा नया इकोसिस्टम बनाने की पहल है। और इस पूरे विषय को समझने के लिए ना हमें इसके पीछे के विज्ञान और गणित को समझना होगा। क्योंकि जब हम इन 21 मांगों का विश्लेषण करते हैं तो ये बात साफ हो जाती है कि ये रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी, आज की पारिवारिक जिम्मेदारियों और कार्य क्षेत्र की चुनौतियों को एक साथ साधने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे अहम और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले विषय से शुरुआत करते हैं जी। वेतन और फिटमेंट फैक्टर का नया गणित। बेसिक पे को 18,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 69,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। बिल्कुल। और इसके लिए जो फिटमेंट फैक्टर प्रपोज किया गया है वो 3.833 है। ये फैक्टर मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों पर समान रूप से लागू करने की बात कही गई है। हाँ, और यहाँ सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि 69,000 रुपए का ये आंकड़ा बस हवा में से नहीं निकाला गया है। इसके पीछे ना 5 यूनिट फैमिली का एक बहुत ही ठोस कंसेप्ट काम कर रहा है। 5 यूनिट फैमिली मतलब इसमें अब माता पिता भी शामिल है। बिल्कुल। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर द्वारा परिवार की परिभाषा का विस्तार किया गया था। पहले परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी और 2 बच्चे माना जाता था, लेकिन अब इसमें आश्रित माता पिता को भी शामिल किया गया है। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी बदलाव है ना? आज के दौर में शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जब उन्हें इस 5 यूनिट फैमिली के पैमाने पर मापा जाता है, तब जाकर ये न्यूनतम बेसिक पे कैलकुलेट होती है। ये बहुत ही अहम बात है। अगर हम इस 3.833 के फिटमेंट फैक्टर को एक एनालॉजी से समझें तो ये बिल्कुल किसी गगनचुंबी इमारत की नींव तैयार करने जैसा है। बिल्कुल सही उदाहरण है ना? अगर इमारत की नींव चौड़ी और गहरी होगी तो उसके ऊपर बनने वाला पूरा ढांचा अपने आप मजबूत हो जाएगा। यहाँ ये नींव आपकी बेसिक पे है और इमारत है आपका DA यानी महंगाई भत्ता और बाकी सारे अलाउंसेस। सही बात है। तो जब ये नींव 3.833 के फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर स्थापित होगी तो बाकी सभी भत्ते ऑटोमेटिक तरीके से एक सुरक्षित स्तर पर पहुंच जाएंगे। एकदम। और इसी नींव को और ज्यादा स्थायित्व देने के लिए एक और बड़ी मांग रखी गई है। एनुअल इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर सीधा 6% करना। अरे वाह, सीधा डबल। हाँ, ये एक ऐसा शिफ्ट है जो पूरी आर्थिक दिशा बदल सकता है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी आयोग के सामने मांगे रखी जाती हैं तो जानबूझकर आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं। बार्गेनिंग के लिए। बिल्कुल, ताकि मोल भाव के बाद एक बीच का रास्ता निकाला जा सके। तो क्या 3.833 का ये फिटमेंट फैक्टर और 6% इंक्रीमेंट सिर्फ एक बार्गेनिंग टूल है या वाकई इसके पीछे महंगाई का कोई ऐसा गणितीय आधार है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता? देखिए, ये एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। इसे समझने के लिए ना हमें पिछले 10 सालों की महंगाई दर की कंपाउंडिंग देखनी होगी। अच्छा। डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला जो ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम वेतन तय करने का आधार रहा है, अगर हम उसमें आज की हाउसिंग कॉस्ट, मेडिकल इन्फ्लेशन जो कि सामान्य इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है, हाँ, दवाइयों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। बिल्कुल। तो मेडिकल और एजुकेशन कॉस्ट को जोड़ें तो ये 3.833 का फैक्टर बिल्कुल सटीक बैठता है। और रही बात 3% इंक्रीमेंट की, तो वो आज की वास्तविक महंगाई को किसी भी तरह से बीट नहीं कर पाता। मतलब वो नाकाफी है। बहुत नाकाफी है। जब बाजार में महंगाई 5 से 6% की दर से बढ़ रही हो तो 3% का इंक्रीमेंट कर्मचारी को असल में हर साल पीछे धकेल रहा होता है। मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। एकदम सही।
इसलिए 6% की मांग कोई अमोल भाव नहीं, बल्कि परचेजिंग पावर को बनाए रखने की एक गणितीय जरूरत है। ये जानकारी हमारे सभी कर्मचारियों और फौजी भाइयों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसी सटीक अपडेट्स के लिए सरकारी साथी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, ये जानकारी बहुत अहम है। चलिए अब इस गणितीय आधार को उस हिस्से पर लागू करते हैं। इसने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा उत्सुकता पैदा कर दी है, पे लेवल्स का महाविलय। 18 पे लेवल्स को घटाकर 7 तक लाना कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, ब्रिटिश काल से चली आ रही ब्यूरोक्रेसी और पे बैंड्स की जो एक बहुत लंबी और जटिल सीढ़ी थी, उसे पूरी तरह से समतल करने की कोशिश की जा रही है। इसे एक एक करके डीकोड करते हैं ताकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। शुरुआत पे लेवल 1 से होती है, जिसका ढांचा वही है, लेकिन बेसिक पे 69,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद शुरू होता है असली विलय। पे लेवल 2 में पुराने लेवल 2 और 3 को एक साथ मिला दिया गया है, जिसकी प्रस्ताविक पे 83,200 रुपए है। फिर पे लेवल 3 में पुराने लेवल 4 और 5 को मिलाया गया है। हाँ, और लेवल 3 की बेसिक पे 1,11,000 रुपए प्रस्तावित है। इसके आगे का स्ट्रक्चर भी इसी तर्ज पर काम करता है। तो लेवल 4 का क्या गणित है? पे लेवल 4 में पुराना लेवल 6 आता है, जिसकी पे 1,35,700 रुपए होगी। पे लेवल 5 में पुराने लेवल 7 और 8 का विलय किया गया है, जहां प्रपोज्ड पे 1,82,500 रुपए पहुंचती है। अच्छा। और फिर पे लेवल 6 में पुराने 9 और 10 को मिलाकर इसे 2,11,500 रुपए किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव तो पे लेवल 7 में है। पुराने लेवल 11 से लेकर 17 तक के सभी लेवल्स को एक झटके में मिलाकर एक सिंगल पे लेवल 7 बना दिया गया है। बिल्कुल, वो भी 3.833 के फिटमेंट फैक्टर के साथ। सुनने में ये बहुत ही क्लीन और सिंप्लीफाइड सिस्टम लगता है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा विपक्ष का चश्मा पहनकर एक व्यावहारिक शंका जाहिर करना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। अगर इतने सारे लेवल्स एक साथ मिल जाएंगे, उदाहरण के लिए पुराने लेवल 7 और 8 अब एक ही पे लेवल 5 में आ गए हैं, इसका जमीनी मतलब ये हुआ कि एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी और एक असिस्टेंट कमांडेंट या डीएसपी रैंक का अधिकारी दोनों आर्थिक रूप से एक ही ब्रैकेट में आ सकते हैं। क्या इससे अलग अलग रैंक के कर्मचारियों के बीच सीनियरिटी या प्रमोशन को लेकर कोई भारी भ्रम या टकराव पैदा नहीं होगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चिंता है, क्योंकि फौज हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां ईगो और पद की गरिमा बहुत मायने रखती है। एक जूनियर और एक सीनियर अगर एक ही पे स्केल में आ गए तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर नहीं बन जाएगा? मैं आपको बताती हूँ, यही इस पूरे प्रस्ताव की सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौती है। जब आप इतने सारे पे स्केल्स को मर्ज करते हैं तो फाइनेंशियल पैरिटी यानी आर्थिक समानता तो आ जाती है, लेकिन पदानुक्रम या सीनियरिटी का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? देखिए, इसके पीछे जो फलसफा है ना, वो स्टैग्नेशन यानी एक ही पद पर रुके रहने की निराशा को खत्म करना है। अच्छा, जो प्रमोशन न मिलने की वजह से होती है। बिल्कुल, सरकारी महकमों में पिरामिड स्ट्रक्चर की वजह से ऊपर वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। लोग सालों तक बिना प्रमोशन के एक ही रैंक पर रिटायर हो जाते हैं। ये विलय ये सुनिश्चित करता है कि रैंक भले ही प्रमोट न हो पाए, लेकिन व्यक्ति का वित्तीय विकास नहीं रुकना चाहिए। यानी अगर कंधों पर नए सितारे नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम बैंक अकाउंट में इजाफा उसी रफ्तार से होना चाहिए। एकदम सटीक। और इसी स्टैग्नेशन की समस्या का एक और बहुत बड़ा समाधान एमएससीपी को लेकर यानी मॉडिफाइड अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन को लेकर रखी गई मांग है। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये मांग है कि एमएससीपी को 3 बार की बजाय 5 बार दिया जाए। हमारे कई श्रोता शायद एमएससीपी की तकनीकी गहराई से वाकिफ हों, लेकिन इसके काम करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी कर्मचारी का प्रमोशन किन्हीं कारणों या वैकेंसी न होने की वजह से रुका हुआ है, तो भी उसकी सैलरी नहीं रुकेगी। अब इसे 3 से बढ़ाकर 5 बार करने का मतलब है कि 30 साल की सर्विस में हर 6 साल में एक फाइनेंशियल जंप पक्का है। सही कहा। ये कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने का एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। बिल्कुल। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सर्विस के बाद की जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, पेंशन रिफॉर्म्स और आर्थिक सुरक्षा। वेतन तो आज की जरूरत है, लेकिन पेंशन भविष्य की गारंटी है। और इस मोर्चे पर जो मांगे हैं ना,
वे पूरी तरह से गेम चेंजर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हिस्सा इन 21 मांगों का सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण आधार है। सबसे पहली और सबसे बड़ी आवाज जो उठ रही है वो है 1 जनवरी 2004 के बाद वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली। बिल्कुल, ये तो सबसे प्रमुख मांग है ही। लेकिन बात यही नहीं रुकती। इसके साथ ये मांग भी मजबूती से रखी गई है कि पेंशन अंतिम ड्रॉ की गई सैलरी का 67% होना चाहिए। हाँ, जो लास्ट पे ड्रॉन होती है। अभी तक पेंशन का मतलब ही 50% समझा जाता था। ये सीधे 67% की बात हो रही है। साथ ही परिवार की सुरक्षा के लिए फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर 50% करने का प्रस्ताव है। और यहाँ एक टेक्निकल लेकिन बहुत ही राहत देने वाली मांग कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर है। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कम्यूटेशन शब्द तो बहुत सुना जाता है, लेकिन इसकी गणित कैसे काम करती है ये समझना दिलचस्प होगा। इसमें रिकवरी के समय को 15 साल से घटाकर 11 साल करने की बात कही गई है। इसका असल फायदा क्या है? मैं समझाती हूँ। कम्यूटेशन का मतलब होता है रिटायरमेंट के वक्त अपनी भविष्य की पेंशन का एक हिस्सा एडवांस में एक मुश्त ले लेना, मतलब लम सम। अच्छा, एक साथ बड़ा अमाउंट मिल जाता है। हाँ, और इसके बदले में सरकार हर महीने पेंशन से एक तय रकम काटती है, यानी एक तरह की ईएमआई चलती है। मैं समझ गया। अगर हम ब्याज दर और गणितीय कैलकुलेशन को देखें तो सरकार द्वारा दिया गया वो एडवांस पैसा मया ब्याज के लगभग 11 साल में पूरा रिकवर हो जाता है। अच्छा, मतलब 11 साल में मूल रकम और ब्याज दोनों वापस सरकारी खजाने में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मौजूदा नियम के तहत ना सरकार 15 साल तक वो रकम काटती रहती है। बाप रे। यानी 4 साल तक पेंशनर से जरूरत से ज्यादा रिकवरी की जाती है। इस मांग का सीधा सा तर्क ये है कि अगर 11 साल में हिसाब चुकता हो गया तो पेंशनर को 4 साल पहले ही उसकी पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। ये गणितीय रूप से बिल्कुल जायज है। ये तो वाकई एक बड़ा आहा मोमेंट है। बहुत कम लोग इस रिकवरी के पीछे का गणित समझते हैं। बिल्कुल। इसके साथ ही एक और बड़ी मांग है सिविलियन कर्मचारियों के लिए भी ओआरओपी यानी 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना। अब यहाँ एक बार फिर सवाल उठता है। क्या सवाल? अंतिम सैलरी का 67% पेंशन के रूप में देना, फैमिली पेंशन 50% करना और ऊपर से सिविलियंस के लिए ओआरओपी लागू करना, क्या ये सरकारी खजाने पर एक बहुत भारी आर्थिक दबाव नहीं डालेगा? देखिए, अगर आप इससे केवल एक संकीर्ण बैलेंस शीट के नजरिए से देखेंगे कि खजाने से कितना पैसा बाहर गया, तो हाँ, ये एक बड़ा खर्च लगता है। बिल्कुल, आंकड़े तो बड़े हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यापक अर्थशास्त्र इस तरह काम नहीं करता। जो पैसा एक रिटायर्ड कर्मचारी या फौजी भाई के पास पेंशन के रूप में जाता है, वो किसी तिजोरी में बंद नहीं होता। वो पैसा वापस बाजार में ही आता है। एकदम सही। वो व्यक्ति उस पैसे से दवाइयां खरीदता है, घर का सामान लेता है, यात्रा करता है, यानी वो कंजम्पशन या खपत बढ़ाता है। इस कंजम्पशन से मार्केट में डिमांड पैदा होती है, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बढ़ता है और अंततः सरकार को जीएसटी और अन्य टैक्स के रूप में वो पैसा वापस मिलता है। इसे वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। और दूसरी बात, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के 30-35 साल देश की सेवा में झोंक दिए, बुढ़ापे में बढ़ती मेडिकल लागत के बीच उसे महज 50% आय पर छोड़ देना व्यावहारिक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 67% की मांग उसी मानवीय और आर्थिक वास्तविकता को दर्शाती है। ये नजरिया वाकई इस पूरे विषय को देखने का चश्मा बदल देता है। पेंशन सिर्फ एक खर्च नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक इंजन है। एकदम। लेकिन पेंशन तो रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा है। सर्विस के दौरान अगर कुछ अनहोनी हो जाए या रोजमर्रा की ड्यूटी में आने वाली चुनौतियां हो तो यही सवाल हमें इन 21 मांगों के अगले और सबसे विस्तृत हिस्से भत्ते, छुट्टियां और कर्मचारी कल्याण उसकी ओर ले जाता है। और ये हिस्सा साबित करता है कि ये ड्राफ्ट सिर्फ एक सैलरी स्लिप का दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी नेट यानी संपूर्ण सुरक्षा कवच है। चलिए भत्तों से शुरू करते हैं। HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस को X, Y और Z शहरों के लिए क्रमशः 40%, 35% और 30% करने की मांग है। हाँ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसे सीधे DA के साथ लिंक करने को कहा गया है। बिल्कुल। इसके अलावा बेसिक पे और DA पर 30 दिन का गारंटीड बोनस भी इस प्रस्ताव का हिस्सा है। देखिए, भत्तों का सीधा जुड़ाव शहर के जीवन यापन की लागत से होता है।
महानगरों में 40% HRA आज के आसमान छूते किरायों को देखते हुए एक बेसिक जरूरत बन गया है। बिल्कुल। अब अगर छुट्टियों वाले हिस्से पर आएं, तो यहाँ कुछ बहुत ही प्रोग्रेसिव और समाज की बदलती हकीकत को स्वीकार करने वाले बदलाव दिख रहे हैं। जैसे छुट्टी जमा करने यानी लीव एक्यूमुलेशन की सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर सीधे 600 दिन करने की मांग। पहली बार सुनने में लगता है कि कोई 600 दिन की छुट्टियां क्यों जमा करेगा? हाँ, ये सवाल आता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें एक फौजी भाई या पुलिस फोर्स के जवान के नजरिए से सोचना होगा। क्या एक जवान बॉर्डर पर इसलिए छुट्टियां नहीं लेता क्योंकि उसे वे जमा करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑपरेशनल एग्जिजेंसीज यानी ड्यूटी की अनिवार्यता ऐसी होती है कि वे चाहकर भी छुट्टियां नहीं ले पाते। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब उनकी अनछुई छुट्टियां 300 दिन के आंकड़े को पार करती हैं तो वे लैप्स हो जाती हैं। अरे मतलब खत्म हो जाती हैं? हाँ, यानी ड्यूटी के प्रति उनके समर्पण की उन्हें एक तरह से सजा मिलती है। 600 दिन की लिमिट असल में उनके उस त्याग का सही सम्मान है। बहुत ही मार्मिक और तार्किक बिंदु है ये। इसके अलावा परिवार को लेकर जो बदलाव प्रस्तावित हैं वे भी बेहतरीन है। 45 दिन की पैटर्निटी लीव की मांग की गई है। ये बहुत प्रोग्रेसिव है ना? अब तक बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी मुख्य रूप से माताओं पर समझी जाती थी, लेकिन अब पिताओं की भूमिका को भी महत्व दिया जा रहा है। साथ ही मैटरनिटी लीव को 240 दिन किया जाए और जो 2 बच्चों की पाबंदी थी उसे पूरी तरह से हटाने की मांग है। समाज बदल रहा है ना। आज न्यूक्लियर फैमिलीज का दौर है और इसी न्यूक्लियर फैमिली की हकीकत को ध्यान में रखते हुए एक और बहुत ही मानवीय मांग रखी गई है। वो क्या है? पूरी सर्विस के दौरान 60 दिन की पेरेंट केयर लीव। अरे ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, जब सरकारी सिस्टम अपने कर्मचारियों का बार बार ट्रांसफर करता है तो वे अक्सर अपने बुजुर्ग माता पिता से दूर हो जाते हैं। सही बात है। जब माता पिता बीमार पड़ते हैं तो कर्मचारियों के पास उनकी देखभाल के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होता। 60 दिन की ये पेरेंट केयर लीव कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि आज के सामाजिक ताने बाने की एक सख्त जरूरत है। बिल्कुल। और इसी तरह LTC पर 20 दिन की छुट्टियों के एनकैशमेंट की भी मांग है, ताकि यात्रा के दौरान आर्थिक बोझ कम हो सके। अब आते हैं इन 21 मांगों के सबसे संवेदनशील और गहरे हिस्से पर, वेलफेयर यानी कल्याणकारी नीतियां। ये बहुत अहम है। अगर ऑन ड्यूटी किसी हादसे में किसी कर्मचारी या फौजी भाई की मृत्यु हो जाती है तो 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और 100% अनुकंपा नियुक्ति, जिसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं, उसकी मांग रखी गई है। देखिए, इसे महज एक वित्तीय आंकड़े की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस या यहाँ तक कि कई सिविल ड्यूटीज में भी जान का जोखिम स्वाभाविक रूप से जुड़ा होता है। बिल्कुल जुड़ा होता है। ऐसे में ये मांग सरकार के रुख को बदलती है। ये महज मुआवजा देने की बात नहीं है, बल्कि अगर ड्यूटी पर किसी के साथ अनहोनी हो जाए तो राज्य द्वारा उस परिवार की संपूर्ण जिम्मेदारी लेने की बात है, ताकि देश की सेवा करने वाले का परिवार कभी सड़क पर ना आ जाए। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इसी तर्ज पर ग्रुप इंश्योरेंस की लिमिट को भी भारी रूप से बढ़ाने का प्रस्ताव है। ग्रुप C के लिए 1 करोड़ और ग्रुप B के लिए 15.5 करोड़ रुपए। बिल्कुल। इसके साथ ही ग्रेच्युटी में जो 33 साल के सर्विस की सीलिंग लिमिट थी, उसे हटाकर पूरी सर्विस के आधार पर 1 महीने का वेतन देने की बात कही गई है। और एक बहुत ही प्रैक्टिकल मांग ये भी है कि जब तक पुरानी पेंशन यानी OPS पूरी तरह से बहाल नहीं होती है, तब तक कम से कम NPS और UPS वाले कर्मचारियों को GPF यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा दी जाए। अच्छा, ताकि उनका पैसा सुरक्षित रहे। बिल्कुल, ताकि उनके पास सुरक्षित निवेश का एक पारदर्शी और गारंटीड विकल्प मौजूद रहे। अगर हम इन सभी पहलुओं, चाहे वो 3.833 का फिटमेंट फैक्टर हो, 7 पे लेवल्स का महाविलय हो, 11 साल का कम्यूटेशन हो या 600 दिन की छुट्टियां हो, इन सबको एक साथ जोड़ के देखें तो ये साफ हो जाता है कि 8वें वेतन आयोग के लिए रखी गई 21 मांगे महज सैलरी रिवीजन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बदलते दौर, बढ़ती महंगाई और आधुनिक जीवन शैली के दबावों के बीच कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा का एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा ढांचा है जो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाले दशकों की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद ना एक बहुत ही गंभीर और विचारणीय बिंदु सामने आता है। अक्सर जब भी पे कमीशन या कर्मचारियों की मांगों की बात आती है
तो ये तर्क दिया जाता है कि इससे खजाने पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा या ये मांगे बहुत ज्यादा हैं। हाँ, ये अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नया पे कमीशन आने से पहले ही माननीय सांसदों के वेतन में 24% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और जब ये नया पे कमीशन लागू होगा तो स्वाभाविक रूप से उनका वेतन एक बार फिर उसी अनुपात में बढ़ेगा। बिल्कुल। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि हमारे सरकारी कर्मचारियों, फौजी भाइयों और पेंशनर्स द्वारा रखी गई ये 21 मांगे क्या महज एक ख्वाहिश है या मौजूदा आर्थिक हालात, महंगाई की मार और देश के प्रति उनके समर्पण को देखते हुए ये उनके सम्मानजनक जीवन की एक जायज और बुनियादी जरूरत है? सोचने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।